जय हिंद, नमस्कार। मैं अंबर जैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से हमारे आज के कार्यक्रम में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक डिफेंस डिलेमा की, जो सिर्फ एरोस्पेस इंडस्ट्री के लिए नहीं बल्कि भारत की जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है और इंटरनेशनल डिप्लोमेसी है उसके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। भारत अब साफरान के प्रपोजल को एग्जामिन कर रहा है, जो तेजस फाइटर जेट के लिए इंजन सप्लाई में ये फ्रेंच जो इंजन ऑफर है जी के F414 के रिप्लेस करने के लिए कोई मतलब रखता है, नहीं रखता है, क्योंकि जीई के साथ हमारा अभी तक जो डिफेंस पैक्ट है और जो खरीदारी है इंजन की, हालाँकि वो बात अलग है कि उसमें डिले हो रहा है और हमने और इंजन्स का ऑर्डर उनको हम दे रहे हैं। सवाल ये है कि जो सोर्सेज़ कहते हैं कि जीई का जो ऑप्शन है, वो अभी भी टेबल पर है, लेकिन साफ़रान भी अपना ये ऑफ़र रख रहा है। अब सवाल यहाँ पर ये निकल कर आता है कि क्या भारत जो है वो यूएस के साथ जिस तरह के रिश्ते चल रहे हैं उससे पीछे हटेगा और साफ़रान के साथ आगे बढ़ेगा? कई सारे बड़े सवाल हैं जिनको हम आज समझने की कोशिश करेंगे और हमारे साथ उमेश जी हैं। उमेश जी, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। जय हिंद, नमस्कार। जय सिया राम अंबर जी। जय सिया राम। उमेश जी, सबसे पहले तो बात ये है कि साफ़रान का ऑफ़र सामने है, ये सिर्फ़ एक टेक्निकल सॉल्यूशन के रूप में देखा जाए या फिर हम कहें कि जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन डेवलप हो रही है उसका ये एक हिस्सा है? देखिए, अमेरिका का कथनी और करनी में बहुत हुँ, फर्क है। जी। अमेरिका ऑफर तो बहुत कुछ करता है, डिलीवरीज नहीं कर रहा है। हुँ, अपाचे हेलीकॉप्टर भी वो उसकी डिलीवरी बहुत सालों बाद कर रहा है, पैसे ले लिए उन्होंने। और अपनी मन हुँ, मर्जी के हिसाब से वो सप्लाई भी रोक सकता है और सप्लाई चालू भी कर देता है। अब उनको हुँ, एक तरह से हमारा जो जी इंजन प्रोग्राम है उसको वेपनाइज कर रहा है, जिसमें प्रेशर पॉइंट्स लेवरेज लग रहा है ताकि वो दूसरी बातों को भी मनवा सके। और हुँ, आज देखिए, अमेरिका ने हमारे ऊपर ट्रेड पे टैरिफ लगा दिया 50%। हमारे जी। चाबाग पोर्ट पे उन्होंने जो सैंक्शंस दिया था 2018 में उसको रिवोक कर दिया है। रिसेंटली उन्होंने हमारे जो H1B वीजा है, 71% जो H1B वीजा है भारत के लोगों को मिलता है, उसके ऊपर उन्होंने पेनल्टी लगा दी, या एक तरह से लगा दिया कि $1 लाख आपको देना पड़ेगा, तब भी जाके H1B वीजा अमेरिकन कंपनी किसी इंडियन को एम्प्लॉय कर सकती है। ये जो मेजर्स है एक तरह से भारत के अंदर जो भारत के लोगों के खिलाफ एक तरह से साजिश है। ट्रेड में भी उन्होंने उसी इंडस्ट्रीज को उन्होंने टारगेट किया है जिसमें भारत के लोग ज्यादा इन्वॉल्व है, लेबर प्रोडक्शन ज्यादा इन्वॉल्व है। जैसे टेक्सटाइल्स है, जेम्स एंड ज्वेलरी है, लेदर वेयर है, मराइन एक्सपोर्ट्स है, के ऊपर किया है। अगर एप्पल के प्रोडक्ट्स भारत में बनते हैं और अमेरिका जाते हैं तो उसके ऊपर टैरिफ नहीं है। फार्मा प्रोडक्ट्स जो हमारी जेनरिक दवाइयां हैं वो उधर जाती है तो उसके ऊपर टैरिफ नहीं है। ये देखिए, ये डिजाइन किया है यूएस ने कि हमारे लोगों को ज्यादा से ज्यादा एक तरह से प्रॉब्लम किया जाए। अब इसके कारण भारत के अंदर जो इंडियन एयरफोर्स की जो स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ है वो 29 स्क्वाड्रन हो गई है। 1965 में भी हमारे पास 31 स्क्वाड्रन थे। अब हमारा जो इंडिजिनस तेजस एलके एलके तेजस एलसीए MK1 प्रोग्राम है, वो एक तरह से प्रॉब्लम में आ चुका है। देखिए, उसमें भी हुँ, जो F404 इंजन था, उसके लिए भी 2 इंजन इन्होंने बोला था कि हम देना चालू करेंगे 23 से। अब 25 में चालू किया है, इसमें भी अगस्त में उन्होंने डिलीवरी रोक दी है। तो भारत किससे भरोसा करे? इसके कारण हमारा स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ भी कम होता जा रहा है। अब ये देखिए कि आज उन्होंने जिस हिसाब से हमारे ऊपर जो हमारे H1B वीजा के ऊपर भी उन्होंने एक तरह से सर्जिकल स्ट्राइक किया है। एक तरह से मैं इसको बोलूंगा, एक दिस इज अ बंकर बस्टर, इकोनॉमिकल बंकर बस्टर बॉम्ब है हमारे ऊपर, हमारे को परेशान करने के लिए कर रहे हैं ताकि भारत का जो $250 बिलियन का जो आईटी रेवेन्यूज होता है उसको इफेक्ट हो। देखिए अमर हुँ, जी, अब भारत अपना एक और एक ऑफर एक्सप्लोर कर रहा है। साफरान ने हमको ऑफर पहले ही दे दिया था कि हम हुँ, एलसीए तेजस MK2 जो 4.5 जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट है उसका भी हुँ, हम आपको इंजन तैयार करके दे देंगे। अब 2026 में इसकी ट्रायल्स होनी है। अब ये ऐसी बात है कि एलसीए तेजस MK2 है जो उसका डिजाइन है, हमने जी F414 इंजन के हिसाब से किया है। 2023 में भारत के प्रधानमंत्री ने जून में
ये एक तरह से संधि की थी जिसमें बोला था 80% टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर इंडिया में होगा। तो अभी होने वाला नहीं लग रहा है, क्योंकि यूएस की मंशा नहीं है, वो भारत को परेशान करना चाहता है, क्योंकि यूएस जानता है भारत अपना खुद, अगर हमने फाइटर इंजन उनको रेगुलरली सप्लाई कर दिया तो भारत अपना एलसीए तेजस MK1 और MK2 इंटरनेशनल मार्केट में निकालेगा, जिसके कारण अमेरिकन कंपनी जो जिनकी F-16 है, F-18 है, F-22 रैप्टर प्लेन्स है, उनकी बिक्री बंद हो जाएगी। अब देखने वाली बात है, आप देखिए अभी हमने एक एक सिंपल सा चीज देख लीजिए, 97 तेजस जेट हमने 66,000 करोड़ में खरीदा है, तो एक जेट कितने का हुआ? हार्डली 650 to 700 करोड़। पर हम एक एक जेट रफाल का हम कितने में ले रहे हैं? 2400 करोड़ रुपए में ले रहे हैं। फर्क कितना है देखिए। इसके कारण उन लोगों को तकलीफ हो रही है और भारत को टेक्नोलॉजी डिजाइन डिनाई करना चाहते हैं। फ्रांस अभी क्यों करना चाहता है? क्योंकि फ्रांस के साथ हमने बिजनेस करना चालू कर दिया। फ्रांस के जो डसॉल्ट एविएशन है, वो उसके पास इतने ऑर्डर्स है कि अगले 10 साल तक वो अपनी एग्जिस्टिंग फैसिलिटी में दे कैन नॉट सप्लाई रफाल जेट्स टू अस। इसके लिए उन्होंने जेवर एयरपोर्ट के पास एक फैसिलिटी बनाई है और फ्रांस की जो कंपनी है सैफरन ने यहाँ पे एमआरओ फैसिलिटी भी बनाई है। एमका इंजन के लिए हमने उनके साथ 61,000 करोड़ में डील ऑलरेडी साइन कर चुके हैं। अब वो बोल रहे हैं कि जब हम एमका के लिए कर रहे हैं तो चलो हम आपके इसके लिए भी कर लेते हैं। तो भारत सरकार वो डील को स्टडी कर रही है कि कैसे किया जाए, टर्म्स क्या होना चाहिए, क्योंकि जी। अमेरिका के साथ भी हमने एग्रीमेंट साइन कर दिया है और पैरेलल एग्रीमेंट इधर करेंगे, उसका इम्प्लीकेशंस क्या होगा। तो जी, ये दोनों मैं चीजें चल उमेश जी रही हैं। इस पे आपसे सवाल पूछना भी चाह रही थी कि स्ट्रैटेजिक अगर ऑटोनॉमी के हवाले से सवाल करें कि क्या ये जो भारत का मूव है, ये दिखाता है कि भारत अपने जो डिफेंस प्रोक्योरमेंट है, उसमें यूएस पे जो डिपेंडेंसी है, उसको कम करना चाहता है, ये सारी चीज़ें डाइवर्सिफाई करके? मैं फ्रांस के साथ जो डिफेंस हमारे टाइज़ हैं, उसके बाद उसमें मैं थोड़ा इसके बाद में बात करूँगी। देखिए, स्ट्रेटेजिक इकोनॉमी ऐसा है कि अगर आप अमेरिकन कुछ भी ले लेते हो एडवांस वेपन सिस्टम, तो आपको अमेरिका की परमिशन लेनी पड़ती है। वो अमेरिका बोलेगा आपको यूज करना है नहीं करना है, हमें उनसे बार बार हमको पूछना पड़ेगा। और सेकंड, हमारे जितने भी डेटा होंगे, हम जितने भी इमेजेस या कुछ भी अगर वो डेटा हम यूज करेंगे, सारे अमेरिका को जाएगा, अमेरिका को सारी जानकारी होगी। और हुँ, अमेरिका आज पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है, तो कहीं ना कहीं हमारे जो मिशन है उसको सैबोटाज भी कर सकता है। देखिए, मैं अमेरिका ने अभी कतर के साथ एक तरह से उन्होंने एक डिफेंस एग्रीमेंट साइन किया है। अमेरिका का सबसे बड़ा बेस कहाँ पे है? कतर में। फिर भी इसराइल ने आके वहां पे बमबारी की और वहां पे हमास के जो टेररिस्ट है उसको एलिमिनेट कर दिया। तो अमेरिका का ये डबल स्पीकिंग सब जानते हैं। इनफैक्ट कतर ने तो डोनाल्ड ट्रंप को $400 मिलियन का प्लेन भी दिया था, उसके बावजूद अमेरिका ने ऐसे किया है। तो अमेरिका पे किसी का भरोसा नहीं है और अब इंडियन एस्टेब्लिशमेंट को समझ में आ गया है कि उनको अल्टरनेटिव हाथ में रखना पड़ेगा। इसके लिए ये प्रपोजल स्टडी कर रहे हैं। और फ्रांस के साथ हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, फ्रांस हमारे ऊपर कोई ऑपरेशनल एक कंडीशंस नहीं डालता है, हमें वो सॉवरेनिटी है, वो हमसे अच्छे दाम जरूर ले लेता है, बट जी। हम जैसा चाहे यूज कर सकते हैं। और रफाल ने अपना जो एक तरह से दमखम है, उसने ऑपरेशन सिंदूर में हमारा अपना दमखम बताया भी है। और यूरोजोन शो में आपको मालूम है कि वहां पे रफाल ने F-35 को लॉक कर दिया था। मतलब अगर कोई डॉग फाइट होती है और वहां पे रफाल और F-35 आमने सामने होते हैं, रफाल के जो मिसाइल्स है वो F-35 को उड़ा देंगे। अब ये भी चीज है, देखिए रफाल क्या कर रहा है, भारत के जो कंपनी है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, उसके साथ जो उनके जो हेलीकॉप्टर्स हैं, हेलीकॉप्टर्स का इंजन भी सप्लाई कर रहा है, शक्ति इंजन। तो भारत का एक तरह से जो साफरान के साथ जो कोऑपरेशन है, वो एक तरह से प्रूवन है, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। जबकि अमेरिका के अनुसार एक डायलेमा होता है, एक डिफिकल्टी होता है, हमें उनको एक तरह से मतलब जी हुजूरी करनी पड़ती है। जरूरी नहीं है, पूरा पैसा दे रहे हैं हम लोग, व्हाई डू वी नीड टू प्लीज अमेरिकन एवरी टाइम। हुँ। उमेश जी, अब मैं भारत और फ्रांस के जो डिफेंस टाइज हैं, उसके लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट की बात करूँगी कि अगर साफ़रान इंजन सेलेक्ट हो जाता है, तो क्या हमें इम्पैक्ट नज़र आएँगे भारत और फ्रांस के जो डिफेंस टाइज हैं, लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट्स?
देखिए, भारत के साथ है ना, फ्रांस ने हमेशा हमारे साथ एक तरह से दोस्ती निभाई है। हुँ, अब भले ही आप ये देख लीजिए कि रफाल से पहले भी हमारे पास जैगुआर थे, फिर बाद में हमने हमारे पास मिराज जेट्स थे, ये सब फ्रांस के हैं। उन्होंने भी अपना एक दमखम बताया है और आज आप बैकवर्ड इंटीग्रेशन में जा रहे हो। फ्रांस भारत की जो कंपनीज़ है, लोकल कंपनीज़ के साथ कोऑपरेशन भी कर रहा है। यहाँ पे जो फ्यूज़लेज है, वो जो है वो टाटा एडवांस सिस्टम्स लिमिटेड बना रहा है। तो कहीं न कहीं आप देखिए, फ्रांस भारत के अंदर वो इन्वेस्टमेंट भी कर रहा है ताकि भारत के साथ मिलके यहाँ पे प्रोडक्शन किया जाए, कोऑपरेशन भी कर रहा है, आईपी राइट्स देने की बात कर रहा है और ये भी बोल रहा है कि हम आपको सोर्स कोड दे देंगे कि आप फ्यूचर में अपनी मिसाइल्स हमारे रफाल के अंदर भी लगा सकते हो। तो देखिए, जो अगर पूरा अगर देखा जाए ना, तो फ्रांस के साथ कम से कम 2 लाख करोड़ का ऑर्डर है, कोई कम नहीं होता है। और इसके बाद अगर 114 करोड़ का 114 जो मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है, उसका भी अगर ऑर्डर मिल जाता है फ्रांस को, तो 4 लाख करोड़ का हो जाएगा। तो वो सोचिए, फ्रांस को मालूम है पोटेंशियल क्या है और भारत से उसको मालूम है बिज़नेस अच्छा मिल रहा है, उसको अच्छे दाम भी दे रहे हैं हम लोग। फ्रेंच टेक्नोलॉजी भी अच्छी है, तो फ्रांस को अपने पैसे से मतलब है और भारत को अपने अपने डिफेंस सिस्टम से मतलब है, ऑपरेशनल सॉवरेनिटी से मतलब है। तो कहीं न कहीं जी। जी के साथ हमने जो करार किया है, वो एक तरह से वो पूरा नहीं हो रहा है और अमेरिका हमको कंटिन्यूअसली परेशान कर रहा है। तो मेरा ये मानना है कि आगे जाके अमेरिका के साथ हमारा जो डिफेंस कोऑपरेशन है, वो धीरे-धीरे कम होता जाएगा, फ्रांस का बढ़ेगा और भारत के अंदर आप देखेंगे रशियन कंपनीज़ रहेंगे, फ्रेंच कंपनीज़ रहेंगे, इनफैक्ट अभी यूरोपियन यूनियन के कंपनीज़, डिफेंस कंपनीज़ भी भारत आना चाहते हैं। उनको मालूम है कि भारत के साथ वो अगर काम करेंगे, भारत की डिफेंस रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है। सेकंड, भारत के अंदर डिफेंस प्रोडक्शन भी करके वो एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। ये भी जी। उनको मालूम है। तो उमेश जी, अगर हम बात करेंगे इस इंजन सिलेक्शन की, तो इस इंजन सिलेक्शन के बाद जो भारत की इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी है, वो इन्फ्लुएंस करेगा भारत इससे? देखिए, इंडो पैसिफिक में तो भारत का जो प्री एमिनेंस है, वो उसको कोई चैलेंज ही नहीं कर सकता। हाँ, अमेरिकन्स आ जाते हैं और वो कर रहे हैं, वो लोग ट्राई कर रहे हैं अपने बेसेस रखने का। जैसे हुँ, डिएगो गार्सिया में है, वो अभी सेंट मार्टिन में भी कर रहे हैं, वो कर भी लेंगे। बट सेकंड चीज़ आप नोट करिए कि भारत का जो मलाक्का स्ट्रेट है, वर्ल्ड का एक तरह से आर्टरीज ऑफ द वर्ल्ड बोलते हैं, ठीक है? अगर 60% ऑफ द वर्ल्ड्स ट्रैफिक वो उधर से जाता है। भारत उसको कभी भी चाहे चोक कर सकता है क्योंकि हमने ऑलरेडी निकोबार टर्मिनल में 72,000 करोड़ इन्वेस्ट कर रहे हैं। वहाँ पे एक कमांड भी बना दिया है, कमांड सेंटर भी बना दि रहे हैं। फिर हमने सबांग पोर्ट जो है इंडोनेशिया के साथ ले चुके हैं और हम सिंगापुर के साथ मैराइन पेट्रोलिंग की बात कर रहे हैं। तो कभी भी भारत एक तरह से चोक कर सकता है। कोई भी उसको एक तरह से भारत का डोमिनेंस को एक तरह से नोबडी कैन चैलेंज इट। इवन द अमेरिकन्स कैन नॉट चैलेंज, इवन द चाइनीज़ कैन नॉट डू। तो ये सब चीज़ आप छोड़ दीजिए कि भारत को कोई इंडो पैसिफिक में भारत की सॉवरेनिटी जाएगी। इनफैक्ट भारत ने अपना महासागर इनिशिएटिव के कारण इंडो पैसिफिक में एक लिटल फोर्स बन के उभरा है। देखिए, इतना बड़ा जो एरिया है ना इंडो पैसिफिक का, इंडियन ओशन रीजन का, उसको कोई भी पेट्रोल नहीं कर सकता भारत के अलावा क्योंकि हमारी जो कोस्टलाइन है वो बड़ी है, हमारा जो क्षेत्रफल बड़ा है, स्ट्रेटेजिकली प्लेस्ड है, हम सेंटर में प्लेस्ड है। जी। अगर उमेश जी, ये जो सैफ़रन इंजन है, इसके हम अगर कॉस्ट की और इंटीग्रेशन की बात करें, तो क्या ये चैलेंजिंग रहेगा इंडिया के लिए या फिर ये मैनेजेबल है? देखिए, कॉस्ट तो डेफिनिटली ज़्यादा है बट सिंपल सी बात है कि स्टार्टिंग में आपको अगर कोलैबोरेशन करना है, आपको पैसे देने पड़ेंगे। फिर बाद में भारत के अंदर बनेगा, स्किल्स बनेंगे, फिर बाद में हमें आईपी राइट्स मिलेगा, पैसा बाद में हम इसको एक्सपोर्ट्स के द्वारा हम रिकवर कर सकते हैं। अब मेक इन इंडिया का यही एक चीज़ है कि भारत के अंदर स्केल अचीव किया जाए, फिर पहले भारत की रिक्वायरमेंट्स को पूरी किया जाए, फिर फ्यूचर में भारत इस फैसिलिटीज़ के थ्रू एक्सपोर्ट्स करेगा, जिससे हमें फॉरेन एक्सचेंज रेवेन्यू मिलेगा। देश के अंदर एक इकोसिस्टम तैयार होता है, जॉब्स क्रिएट होते हैं, हमारे एमएसएमईज़ को फ़ायदा होता है और एक तरह से ये विन-विन सिचुएशन है। फ्रांस की जो कंपनीज़ है, डसॉल्ट और साफरान, भारत की जो कंपनीज़ है, उनके लिए भी विन-विन सिचुएशन है। म्यूचुअली बेनिफिशियरी एग्रीमेंट फॉर बोथ द पार्टीज।
ओके, लेकिन उमेश जी, अगर साफ़रान के साथ ये डील हो जाती है और इंजन जो है वो सिलेक्ट हो जाता है, तो यूएस के साथ जो हमारा डिफेंस कोलैबोरेशन है, उसमें कोई फ्रिक्शन आएगा? क्योंकि अभी ट्रेड चल रहा है, हमारा डिफेंस तो ठीक-ठाक है यूएस के साथ। देखिए, अब भारत यूएस के साथ कोई नई डिफेंस डील नहीं करेगा। जो हो गई वो हो गई। अगर वो यूएस उसको बरोबर एग्जीक्यूट करता है तो फ्यूचर में हम दूसरे शायद इक्विपमेंट्स ले सकें, पर क्रिटिकल वेपन सिस्टम हम नहीं लेंगे। क्रिटिकल वेपन सिस्टम जैसे फाइटर जेट्स होता है, सबमरीन्स होता है, वो सब हम नहीं लेंगे। भले हम कुछ टैंक्स ले लें, कुछ मतलब पेट्रोलिंग व्हीकल्स ले लें, वो पोसाइडन व्हीकल्स भी हम उनसे लेने वाले हैं। $4 बिलियन का हमने ऑलरेडी डील कर चुके हैं। हमने उनके साथ उनके पेट्रेटर ड्रोन्स है, उसके ऊपर भी $3 बिलियन का हमने कर चुके हैं। पर पहले एग्रीमेंट तो सैंक्शन करे। जो हमने पुराने एग्रीमेंट्स हमने जो उनके साथ साइन किए हैं, दे हैव टू एग्जीक्यूट दोस एग्रीमेंट्स। जब तक वो एग्जीक्यूट नहीं करेंगे, हम नया एग्रीमेंट करके क्या मतलब है? भले आप स्टिंगर मिसाइल के लिए करिए या जेवलिन के लिए करें या उनके अब्राहम टैंक्स के लिए करें, कोई मतलब नहीं है। मैं आपको सीधा बता देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल द एग्जीक्यूशन इज इम्पोर्टेंट। एग्जीक्यूशन नहीं करोगे, भारत को लटका के रखोगे, तो कोई मतलब नहीं ना। इससे अच्छा तो सर्टेनिटी है कि हम फ्रांस के साथ करेंगे। फ्रांस टाइमलाइन देता तो करके जाता है। दैट इज इम्पोर्टेंट। हाँ, ये बात आपकी सही है कि, और एक सबसे बड़ी बात ये कि एक ऑटोनॉमी आपके पास होती है। और जिस तरह से अभी अब जिस जो एक सिचुएशन कभी भी हो सकती है, वो सबसे बड़ा चैलेंज होता है। भारत और फ्रांस की बात करें, डिफेंस जो टाइज़ हैं वो मज़बूत हो रहे हैं। तेजस प्रोग्राम के लिए इंजन का सिलेक्शन, भारत के लिए जो इंडिजिनस प्रोग्राम है, उसमें फ्यूचर को कैसे ये अफ़ेक्ट करेगा? देखिए, फ्यूचर में अभी तो ऐसा हालत है कि तेजस के जेट्स अगर आते हैं, तेजस के इंजन अभी आते हैं F404 के, LCA Mk1A के लिए, तो वो 2 इंजन दे रहा है। साल में कितने देगा? 20 इंजन से ऊपर नहीं देगा, वो बोल दिया है। तो 20 इंजन से ऊपर, 20 तेजस के ऊपर बना ही नहीं सकते। ऐसा हालत हो गया है। और हमें कम से कम 180 तेजस इमीडिएट चाहिए। आप कैसे करोगे? देश में बाकी सब फैसिलिटी, भारत की अभी जो कंपनी है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, वो तेजस के जो प्लेन है उन्होंने तैयार करके रखे हैं। टेस्टिंग भी कर लिया, क्योंकि उनके पास स्पेयर इंजन होते हैं, वो सब करके रख दिया है। जैसे ही इंजन आते हैं उसको फिक्स करके वो इंडियन एयरफोर्स को डिलीवर कर रहे हैं। मतलब देखिए, सब चीज रेडी होता है उनके पास, सिर्फ इंजन को इंटीग्रेट करना है। ऐसे बहुत सारे उनके पास एयरक्राफ्ट रेडी है, सिर्फ इंजन के कारण वो डिलीवर नहीं कर पा रहे। अभी अगर हुँ। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को इंजन मिलना चालू हो जाए तो वो तेजस का प्रोडक्शन भी बढ़ा सकता है ना। पर इंजन नहीं सप्लाई हो तो क्या मतलब है? प्रॉब्लम वो हो गया ना। ऊपर से हमारा जो एयरफोर्स का स्ट्रेंथ है 31 से 29 आ चुका है, उसको कैसे एक्सप्लेन किया जाएगा? वी कैनॉट। आपको मालूम है, चाइना ने अभी एक तरह से J-20 का 300 एयरक्राफ्ट उन्होंने अपनी फ्लीट में इंक्लूड कर लिया। भारत अभी भी 4.5 में बैठा हुआ है, उसके लिए भी भीख मांग रहा है अमेरिका से। दिस कैन नॉट हैपन। आप देखते हैं कि भारत जो साफ़रान के सॉफ्टवेयर को स्टडी कर रहा है, इसमें क्या कुछ सामने नज़र आता है? भारत के सामने जी के साथ तो है ही ऑप्शन, लेकिन अब साफ़रान का भी ऑफ़र है, और देखते हैं कि इस इंजन प्रोग्राम में कौन आगे बढ़ता है और किस तरह से इस पे नतीजे निकलते हैं। भारत अपने ऑप्शंस को डाइवर्सिफ़ाई कर रहा है, क्योंकि जी ने जिस तरह से डिलेज़ किए हैं इंजन डिलीवरी में, वो भी भारत को उसके वजह से काफ़ी नुकसान झेलना पड़ा है। तो ऐसे में भारत के पास भी ये अगर हम बात करें स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये अधिकार है कि वो अपने ऑप्शंस को डाइवर्सिफ़ाई करे। और इस सब के चलते कितना असर भारत और अमेरिका के जो डिफेंस टाइज़ हैं उस पर पड़ता है, ये आने वाला समय बताएगा। क्योंकि अब तक तो दोनों के बीच में अगर डिफेंस के हवाले से बात करें तो सब कुछ ठीक ही चल रहा है। अभी बीते दिनों जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज़ेज़ हुई हैं और ये सारा कुछ है, लेकिन ट्रेड में थोड़ी उथल-पुथल मची हुई है। तो ट्रेड और जो डिफेंस है वो दोनों पैरेलल चल रहे हैं, और दोनों बिल्कुल अलग-अलग दोनों में वो हमें बदलाव नज़र आता है। अब देखते हैं कि इस सब के बीच में क्या और कहाँ पे ये गाड़ी जाकर रुकती है, क्योंकि अमेरिका आए दिन कुछ ना कुछ पूरी तरह से कहें इन शॉर्ट अनप्रेडिक्टेबल नज़र आ रहा है। कभी कुछ होता है, कभी होट एंड
हॉट एंड कोल्ड एक ट्रीटमेंट नजर आ रहा है, कभी कुछ बोलते हैं, कभी अच्छा, कभी बुरा, कभी कुछ कर देते हैं। तो देखते हैं कि इस पूरे उसमें से नतीजा क्या निकल के आएगा, वो तो आने वाले समय में ही पता लगेगा। फिलहाल तो सिचुएशन काफी गंभीर बनी हुई है। भारत काफी गंभीरता से इस मुद्दे को ले रहा है, शांति के साथ पूरे मुद्दे को डील कर रहा है। उमेश जी, आप हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े और आपने काफी अहम बिंदु हमारे साथ साझा किए, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। जय सिया राम। जय श्री राम।